अगर तुम सोचते हो कि भगत सिंह सिर्फ एक तस्वीर है, एक पोस्टर, एक स्लोगन, तो शायद तुम उस सच से भाग रहे हो जो तुम्हारी ही जिंदगी से जुड़ा है। क्योंकि भगत सिंह कहानी नहीं था, वो एक सवाल था जो आज भी तुमसे पूछ रहा है, तुम जिंदा हो या सिर्फ जी रहे हो। इस वक्त जब रात थोड़ी गहरी हो चुकी है और दुनिया शोर से थक कर चुप है, मैं तुमसे कोई हिस्ट्री लेसन नहीं बांटने आया। मैं तुमसे एक राज शेयर करने आया हूं, वो राज जो शायद हमें कभी पूरी तरह बताया ही नहीं गया। सोचो, एक बच्चा गांव की मिट्टी से लिपटा हुआ, जिसने आंख खोलते ही जेल की हवा महसूस की। उसके घर के मर्दों के लिए आजादी कोई थ्योरी नहीं थी, वो सांस लेने जैसी जरूरत थी। भगत सिंह का जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं था, वो एक इत्तेफाक था, या शायद किस्मत का एक कठोर फैसला। जिस दिन वो पैदा हुआ, उसके पिता, उसके दोनों चचा सब अंग्रेजों की जेल में बंद थे। और जब वो जेल से वापस आए, उसकी दादी ने उस बच्चे को देखा और धीरे से कहा, ये बेटा भागों वाला है, लकी। क्या अजीब आयरनी है ना, इस देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वालों को हम पहले लकी कह देते हैं। उस घर में कहानियां सुनाई जाती थीं, पर ये बेड टाइम स्टोरीज नहीं थीं। ये कहानियां थी उन लोगों की जो या तो अंडरग्राउंड थे, या जेल में, या फिर कब्र के अंदर। उसके चाचा स्वर्ण सिंह, जिसे जेल में बैलगाड़ी की तरह काम करवाया गया, उसकी सांस धीरे धीरे टीबी में घुलती गई और 23 साल की उम्र में वो खत्म हो गया। 23 साल। सोचो, तुम्हारी उम्र के आसपास ही तो थी। भगत सिंह ने यह सब देखा, चुपचाप। बचपन में ही सीख लिया था कि जुल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो घर के कमरे में भी होता है, जब कोई औरत रात को चुपके से रोती है। उसकी एक चची विधवा थी, दूसरी न विधवा न सुहागन, अधूरी। और शायद इसीलिए भगत सिंह को अधूरा रहना कभी मंजूर नहीं था। लोग कहते हैं वो एवरेज स्टूडेंट था, अंधेरे से डरता था, कपड़े गंदे रहते थे, स्टाइल सेंस जीरो। पर कोई ये नहीं बताता कि उस बच्चे के दिमाग में सवाल कैसे पैदा होते थे। 12 साल का था वो जब जलियांवाला बाग हुआ। उसने किसी स्पीच में नहीं सुना, उसने किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा। उसने खून से भीगी मिट्टी उठाई, एक छोटी सी शीशी में बंद की, घर ले आया, फूल चढ़ाए। कोई पूजा नहीं थी वो एक याद थी, एक कसम। और यहीं से एक बच्चा खत्म हुआ और एक सोच पैदा हुई। भगत सिंह ने तब डिसाइड नहीं किया था कि वो बम फेंकेगा। उसने तब सिर्फ ये डिसाइड किया था कि मैं भूलूंगा नहीं। और शायद सबसे खतरनाक चीज होती है न भूलना। नेशनल कॉलेज लाहौर में जब वो गया, तो उसने सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ी, उसने यूरोप की रेवोल्यूशंस पढ़ी, फ्रांस का खून, रूस की चीख। और उसने एक सवाल पूछा, अगर दुनिया के हर कोने में आजादी खून से आई है, तो हम यहां सिर्फ प्रार्थना से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? यह सवाल उसे एक्सट्रीमिस्ट बनाता गया, और शायद सच्चा भी। वहीं पे उसने करतार सिंह सराभा की तस्वीर देखी, 20 साल का लड़का, फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूमता हुआ। विस्पर्स। भगत सिंह उस तस्वीर को जेब में रखता था, अपनी मां को दिखाता था और कहता था, यही मेरा हीरो है। सोचो, तुम्हारा हीरो कौन है? यहीं, इसी सोच के बीच से एक ऐसी आग जलनी शुरू हुई जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हर उस सिस्टम के खिलाफ थी जो इंसान को चुप रहना सिखाता है। और शायद इसीलिए भगत सिंह सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ा, वो इंसान की सोच के लिए लड़ा। इस कहानी का एक हिस्सा मैंने एक पुरानी किताब में महसूस किया, एक किताब जो सिर्फ बायोग्राफी नहीं, एक मिरर है, हुब बुक। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उस लड़के ने फैसला भी नहीं किया था कि वो शादी से क्यों भागेगा और मौत को क्यों गले लगाएगा। और जब वो फैसला लेगा,
तो शायद तुम्हारा दिल भी थोड़ा हिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे उस लड़के के अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगी, जैसे दिमाग के किसी अंधेरे कोने में रखा सवाल अचानक रोशनी मांगने लगा हो। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा था कि अंग्रेज क्यों गलत हैं, वो ये पूछ रहा था हम इतने चुप क्यों हैं। सोचो, एक नौजवान जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हो, शादी, नौकरी, इज्जत, घर, सब कुछ अवेलेबल, और फिर भी वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि वो शादी नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उसे मोहब्बत नहीं थी, इसलिए नहीं कि वो इमोशनलेस था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था अगर उसने किसी को अपना बनाया तो उसकी मौत सिर्फ उसकी नहीं होगी। उसने अपनी मां की आंखों में दर्द देखा था, चाची की खामोशी देखी थी, और वो किसी और औरत को उसी खामोशी का तोहफा नहीं देना चाहता था। शादी उसके लिए बंधन नहीं थी, शादी जिम्मेदारी थी, और भगत सिंह जानता था जो जिम्मेदारी वो लेने जा रहा है उसमें किसी और को घसीटना नाइंसाफी होती। ये डिसीजन कोई फिल्मी सैक्रिफाइस नहीं था, ये एक बहुत ही ठंडा, लॉजिकल और खौफनाक फैसला था। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि रेवोल्यूशन सिर्फ गुस्से से नहीं होता, रेवोल्यूशन क्लैरिटी से होता है। और क्लैरिटी के साथ साथ उसके प्यार का एक नया रूप सामने आया, बुक्स। वो बुक्स को प्यार करता था जैसे कोई इंसान किसी जिंदा चीज को करता है। लाइब्रेरी उसके लिए लाइब्रेरी नहीं थी, वो एक बैटलफील्ड थी, जहां आइडियाज लड़ते थे, जहां सोच पुरानी सोच को मारती थी। वो मार्क्स पढ़ता था, लेनिन पढ़ता था, बकुनिन, यूरोप के रेवोल्यूशनरीज, और साथ साथ गीता, उपनिषद्स, गुरु गोबिंद सिंह। आयरनी देखो, लोग उसे आतंकवादी कहते रहे और वो सिस्टम को समझने में सिस्टम से ज्यादा ईमानदार था। भगत सिंह के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज का जाना नहीं था, उसके लिए आजादी का मतलब था जब एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण ना करे, जब गरीबी सिर्फ किस्मत ना हो, जब धर्म सिर्फ कंट्रोल का टूल ना बने, जब देश सिर्फ फ्लैग और एंथम तक सीमित ना हो। और शायद यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इसलिए वो सिर्फ ब्रिटिश राज का दुश्मन नहीं बना, वो हर उस पावर का दुश्मन बन गया जो लोगों को चुप रहना सिखाती है। इसी सोच के साथ उसने अपना पहला प्रैक्टिकल कदम रखा। सीक्रेट मीटिंग्स, छोटे कमरे, धीमी आवाज और आंखों में आग। वो सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी को तोड़ फोड़ कर किसी और के लिए जोड़ रहे थे। और फिर एक दिन सिस्टम ने खुद उन्हें मौका दे दिया। एक गोली, एक नाम, एक अंग्रेज ऑफिसर। और वो दिन आया जब भगत सिंह ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक्शन लिया। पर जो होने जा रहा था वो बदले से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी को मारने की कहानी नहीं थी, वो एक मैसेज था। और जब वो मैसेज दुनिया के सामने आया तो पूरा सिस्टम हिल गया। लेकिन उस मैसेज का असली मतलब अभी दुनिया ने समझा ही नहीं था, और शायद अभी तुम भी नहीं समझे हो, क्योंकि जो होने जा रहा है वो सिर्फ खून की कहानी नहीं है, वो आवाज की कहानी है। और जब आवाज उठती है तो साइलेंसिंग भी होती है। और फिर वो दिन आया जिसके बाद भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक डिस्टर्बेंस बन गया। एक गोली चली, सॉन्डर्स गिरा, और लाहौर की हवा में पहली बार सिर्फ डर नहीं, एक सवाल घूम रहा था। पर सच ये है, भगत सिंह उस दिन किसी आदमी को मारकर खुश नहीं हुआ था। वो खामोश था, बहुत खामोश, क्योंकि उसके लिए यह पर्सनल रिवेंज नहीं था, यह एक सिग्नल था। एक लाइन क्रॉस कर दी गई थी, और वो जानता था कि इस लाइन के बाद वापस लौटना पॉसिबल नहीं होता। और फिर
असेंबली, बॉम्ब। पर ध्यान से सुनो, वो बॉम्ब मारने के लिए नहीं था, वो बॉम्ब आवाज के लिए था। ऐसी आवाज जो बहरी सरकार के कानों तक पहुंच सके। भगत सिंह जानता था, अगर वो भाग जाता तो शायद जिंदा रह जाता, पर जिंदा रहना उसका गोल नहीं था। समझो इस बात को, वो गिरफ्तार होना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका केस एक कोर्ट रूम ना रहे, वो एक क्लासरूम बन जाए। जेल उसके लिए सजा नहीं थी, जेल उसके लिए स्टेज थी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो बिना बॉम्ब, बिना गोली, सिस्टम को सबसे ज्यादा दर्द देती है, हंगर स्ट्राइक। सोचो, खाना सामने रखा हो, बॉडी कमजोर हो रही हो, पर तुम सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि तुम्हारा साथ जानवरों जैसा हो रहा है। भगत सिंह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो हर उस कैदी के लिए लड़ रहा था जिसका नाम कभी हिस्ट्री में नहीं आने वाला था। और ये बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि एक भूखा आदमी अगर चुप रहे तो प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर वो भूखा आदमी लिखने लगे, सोचने लगे, बोलने लगे, तो एम्पायर हिल जाता है। भगत सिंह जेल में भी सिर्फ जिंदा नहीं था, वो इवॉल्व हो रहा था। वो लिख रहा था व्हाई आई एम एन एथीस्ट। सोचो, इस देश में लोग भगवान के नाम पर मरते हैं, और ये लड़का भगवान पर विश्वास ना करते हुए भी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार था। वो कह रहा था, मैं भगवान से इसलिए इनकार नहीं करता क्योंकि मुझे सहारा चाहिए, मैं इसलिए इनकार करता हूं क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। यह बात समझना थोड़ा मुश्किल है, पर सच यही है। भगत सिंह भगवान से लड़ नहीं रहा था, वो भगवान के नाम पर चलने वाले धोखे से लड़ रहा था। उसके लिए करेज का मतलब था डर के बिना नहीं, डर के साथ भी सही फैसला लेना। और फिर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसकी सजा लिखी जा चुकी थी, फांसी। पर सुनो, जब किसी इंसान को पता होता है कि उसकी मौत तय है, तो या तो वो टूट जाता है या फिर वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। भगत सिंह दूसरा था। उसने अपनी मौत को रोमांटिक नहीं बनाया, उसने उसे मीनिंगफुल बनाया। वो कह रहा था, मेरी मौत से अगर एक भी आदमी सोचना शुरू कर दे तो मैं जिंदा ही रहूंगा। और शायद इसीलिए आज भी तुम ये आवाज सुन रहे हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के बिल्कुल करीब आकर भगत सिंह ने जो शांति महसूस की, वो हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर भी नहीं महसूस कर पाते। और वही शांति सबसे ज्यादा खौफनाक है। और जैसे जैसे मौत पास आती गई, भगत सिंह के अंदर कोई शोर नहीं बढ़ा, वहां कोई चीख नहीं थी, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। सोचो, तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। कैलेंडर नहीं, घड़ी भी नहीं, बस एक तारीख, 23 मार्च। और फिर भी तुम रात को चैन से सो पाते हो। ये करेज नहीं होता, ये कुछ और होता है। ये तब होता है जब इंसान अपनी जिंदगी का बोझ अपने कंधों से उतार देता है और उसे किसी बड़े आइडिया के हवाले कर देता है। भगत सिंह ने अपनी मौत को पर्सनल ट्रेजेडी नहीं बनने दिया, उसने उसे पब्लिक कॉन्शियसनेस बना दिया। जेल के उस कमरे में जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, वो पढ़ रहा था लेनिन। सोचो जरा, फांसी से पहले कोई नॉवल नहीं, कोई भजन नहीं, रेवोल्यूशनरी थियरी। जब जेलर आया और बोला टाइम हो गया है, भगत सिंह ने सर उठाया और शांत आवाज में कहा, एक रेवोल्यूशनरी दूसरे रेवोल्यूशनरी से मिल रहा है, थोड़ा रुक जाओ। ये डायलॉग नहीं था, ये एक्टिंग नहीं थी, ये एक आदमी का फाइनल ट्रूथ था। वो जानता था बॉडी मर जाएगी, पर आइडिया अगर सही जगह गिर गया तो कभी नहीं मरेगा। और शायद इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने फांसी सुबह नहीं दी, शाम को दी, छुपके से। जैसे वो भी जानते थे कि अगर लोग जाग गए तो सिर्फ 3 लाशें नहीं गिरेंगी, सिस्टम भी गिर जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु।
सुखदेव। उनके शरीर टुकड़ों में काटे गए, तेल में जलाए गए, रात के अंधेरे में। पर एक बात भूल गए वो, आग शरीर को जला सकती है, सोच को नहीं। अगली सुबह जब देश जागा तो सड़क पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, वहां एक साइलेंस थी। ऐसी साइलेंस जो चीखने से ज्यादा तेज होती है। माओ ने रोकर नहीं कहा कि हमारे बेटे शहीद हो गए। उन्होंने चुपचाप कहा, अब कौन रोकेगा इन्हें। यहीं से भगत सिंह एक आदमी से एक मिरर बन गया। हर जेनरेशन ने उसमें अपना चेहरा देखना शुरू किया। कुछ ने उससे सिर्फ पोस्टर बनाया, कुछ ने स्लोगन। पर सच ये है, भगत सिंह तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। तुम किस चीज के लिए अपनी कंफर्ट छोड़ सकते हो? क्योंकि याद रखो, भगत सिंह को सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं मारा, उसे हमने भी धीरे धीरे सेफ बना दिया। टेक्स्ट बुक का चैप्टर, स्टैचू, हॉलिडे। और जब कोई उसे सीरियसली ले लेता है तो हम कह देते हैं जमाना बदल गया है। हां, जमाना बदल गया है, पर जुल्म का फॉर्मेट ही बदला है, नेचर नहीं। और शायद इसीलिए भगत सिंह आज भी रेलेवेंट है। इसलिए नहीं कि तुम बम फेंको, इसलिए नहीं कि तुम जेल जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम सोचो, सच में सोचो। अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, फियर को क्वेश्चन करो, और सबसे पहले अपनी चुप को क्वेश्चन करो। क्योंकि भगत सिंह का सबसे बड़ा लेगेसी उसकी मौत नहीं है, उसका लेगेसी है तुम्हारी नींद का टूटना। और अब सिर्फ एक चीज बाकी है, वो चीज जो मौत के बाद भी भगत सिंह के साथ जिंदा रही, उसका विजन। और शायद तुम्हारा फ्यूचर भी उसी विजन के बीच कहीं अटका हुआ है। और अब जब शोर धीरे धीरे बैठ चुका है, जब फांसी के बाद की चीखें भी इतिहास के पन्नों में चुप हो चुकी हैं, तब भगत सिंह सिर्फ याद नहीं रहता, वो एक प्रेजेंस बन जाता है। जैसे कोई तुम्हारे साथ बैठा हो, कुछ कहे बिना, सिर्फ देखता हुआ। वो तुमसे ये नहीं पूछता कि तुमने देश के लिए क्या किया, वो ये पूछता है तुमने सच के लिए क्या छोड़ा। भगत सिंह का विजन किसी एक दिन की आजादी का नहीं था, वो फ्यूचर देख रहा था। ऐसा फ्यूचर जहां सिर्फ रूलर चेंज ना हो, सिस्टम चेंज हो। जहां गरीब सिर्फ वोट बैंक ना हो, जहां धर्म सिर्फ आइडेंटिटी ना हो, जहां एजुकेशन सिर्फ नौकरी का रास्ता न हो, बल्कि सोच का दरवाजा हो। और सबसे जरूरी बात, जहां यूथ सिर्फ एनर्जेटिक ना हो, कॉन्शियस हो। वो जानता था, अगर यूथ ने सोचना छोड़ दिया तो कोई भी एम्पायर कभी नहीं गिरता। इसलिए उसने हंसते हंसते मौत चुनी, ताकि डर को मैसेज मिल जाए, तुम जीत नहीं सकते। और शायद यही वजह है कि भगत सिंह की मौत के बाद भी कुछ लोग आज तक चैन से नहीं सो पाते, क्योंकि वो सिर्फ याद नहीं आता, वो जज करता है तुम्हारी चॉइसेस को, तुम्हारी चुप को, तुम्हारी प्रायोरिटीज को। और तुम चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाते। हो सकता है तुम भगत सिंह जैसे कभी ना बनो, और शायद जरूरत भी नहीं, पर अगर उसकी कहानी सुनकर तुम्हारी सोच में एक भी क्रैक आया, एक भी सवाल पैदा हुआ, तो समझ लो वो जीत गया। क्योंकि रेवोल्यूशन हमेशा सड़कों पर नहीं होता, कभी कभी वो रात के 2 बजे तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है। अगर ये आवाज तुम्हारे साथ थोड़ी देर और चलना चाहती है, अगर तुम्हें लगता है कि बुक्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं, तो शायद हब बुक के साथ तुम्हारा सफर भी यहीं से शुरू होता है।
कोई प्रेशर नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक कनेक्शन। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो तुम्हें धीरे धीरे बदल देती हैं। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया को भी थोड़ा सा डर लगता है।